पुराने समय की बात है। कौशाम्बी नामक नगर में बड़े बड़े सेठ, साहूकार और करोड़पति रहा करते थे। वह नगर व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा क्षेत्र था। वहाँ थोक की बड़ी बड़ी दुकानें लगती थीं, इसलिए नगर में दूर दूर के व्यापारी अपना माल बेचने और आवश्यकता का सामान खरीदने के लिए आया करते थे। वहाँ के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। किसी को एक दूसरे की कमी देखने की या राजा से शिकायत करने की फुर्सत ही नहीं थी। इस कारण नगर में चोरी तथा अपराध बहुत कम होते थे। एक बार कौशाम्बी नगर का एक विद्यार्थी उपवन में भ्रमण करने के लिए गया। उसका नाम गुणभद्र था। वह एक सीधा साधा और अपने काम से मतलब रखने वाला विद्यार्थी था। उपवन में गुणभद्र को संतों की संगत मिली। संत अत्यंत ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने गुणभद्र को शिक्षा देते हुए कहा, यदि घर का वातावरण शुद्ध हो तो वहाँ सच्चाई का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। सत्य को पहचानने का प्रयास करो, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने घर के सभी प्राणियों को भी सत्यनिष्ठ बनाओ। गुणभद्र अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की, आज से मैं सत्य का पालन करूंगा और सत्यव्रती बनूंगा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। एक दिन गुणभद्र के पिता व्यापार के लिए विदेश गए। वहां से लौटकर उन्होंने पुत्र को बताया, व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। व्यापारियों का ऋण अभी भी बाकी है, इसलिए हमें अपनी बची हुई संपत्ति बेचकर ऋण चुकाना होगा। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय करके घर की संपत्ति बेचकर ऋण चुका दिया। उसके बाद भी बाजार के कुछ रुपये देने रह गए। गुणभद्र के पिता ने सोचा, अगर मैं अनैतिक तरीकों से धन कमाकर ऋण चुका दूं तो इसमें हानि क्या है। ऐसा सोचते ही उसका मन मैला हो गया और उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। वे अनाजों, दालों, तेल, मसाले आदि में मिलावट का कार्य करने लगे। इससे घर में अत्यधिक धन आने लगा, परंतु घर का वातावरण ग्लानि से भर गया। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर भय, शंका और उदासी दिखाई देने लगी। गुणभद्र को जब इस बात का पता चला तो वह सोच में डूब गया। उसे रात भर खाट काटती रही और तरह तरह के विचार सताते रहे। यही सोचते सोचते जागकर उसने रात बिता दी कि घर में बुराई के पैर पड़ गए हैं। मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे घर में सत्य के पैर पड़ सके और असत्य सिर पर पांव रखकर भाग सके। सुबह को जब उसके पिता और बड़े भाई खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने उसे भी बुलाया। गुणभद्र ने पिता के पास बैठते हुए कहा, पिताजी, अब मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बेईमानी की कमाई मिली हुई है। अनैतिक तरीके से कमाया गया अन्न खाकर मैं अपने मन को दूषित नहीं करना चाहता। जब तक घर से बेईमानी का धन नहीं निकलेगा तब तक मैं यहाँ का कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी आत्मा ने मुझे यही आदेश दिया है। गुणभद्र की प्रतिज्ञा सुनकर पिता मन ही मन प्रसन्न हो उठा, पर उन्होंने दुनिया की सच्चाई समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुमने जो कहा वह सत्य है, लेकिन हमारे ऊपर संकट आ पड़ा है। इस कठिन समय से उबरने के लिए हमें यही रास्ता अपनाना पड़ा। जब ऋण चुकता हो जाएगा तब हम फिर से ईमानदारी से व्यापार करेंगे। गुणभद्र ने कुछ सोचकर कहा, पिताजी, विपत्ति का समय ही सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर एक बार हमने बेईमानी का रास्ता अपना लिया तो उससे वापस आना कठिन हो जाएगा। जब आपने व्यापार शुरू किया था तब आपने ईमानदारी की शपथ ली थी। अब आप अपने ही वचनों को कैसे भूल सकते हैं? यदि कठिन समय में हम सच्चाई को त्याग देंगे तो धर्म का क्या महत्व रह जाएगा? पुत्र की सत्य और ओज से परिपूर्ण बातें सुनकर पिता ने निर्णय किया कि अब वह पुनः ईमानदारी का व्यापार करे। दूसरे दिन से सेठ ने घर के बहुत से खर्च बंद कर दिए
खाने पीने और कीमती वस्त्रों का खर्च घटा दिया। गुणभद्र ने देखा कि घर का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है तो उसने अन्न जल ग्रहण करना शुरू कर दिया। 2 वर्ष तक वही क्रम चलता रहा। घर का खर्च तो आराम से चल जाता था, किंतु पूंजी जमा नहीं हो पा रही थी। गुणभद्र ने पढ़ाई समाप्त करके व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य करने लगा। एक दिन अचानक सारे नगर में यह खबर फैली कि उस नगर का राजकुमार बीमार पड़ गया है। उसके उपचार के लिए राज्य वैद्य जी जान से प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वह ठीक नहीं हो रहा है। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। अंत में वैद्य हार कर बैठ गया। इसका फल यह हुआ कि सारे नगर में उदासी छा गई। उसी समय मानसरोवर के तट पर तपस्या करने वाला एक सन्यासी वहां आया। लोगों से राजकुमार की बीमारी का हाल सुनकर वह राजमहल में गया। राजा ने सन्यासी का आदर सत्कार किया। फिर राजकुमार को उसके सामने लाया गया। सन्यासी ने राजकुमार को देखकर कहा, राजकुमार को अनैतिकता और बेईमानी का रोग लगा है। यदि इसे किसी ऐसे व्यापारी के घर का भोजन कराया जाए जिसने केवल ईमानदारी से व्यापार किया हो तो यह ठीक हो जाएगा। राजा ने नगर में डुगडुगी पिटवाई कि नगर के सभी व्यापारी अपनी दुकान का एक एक सेर चावल लेकर आए और दरबार में इकट्ठे हो जाए। व्यापारी चावल ले लेकर आने लगे। सभी व्यापारियों के चावल बारी बारी से पकाए जाने लगे। सन्यासी चावलों का निरीक्षण करता जा रहा था। उसने देखा कि व्यापारियों के चावलों का रंग काला पड़ता जा रहा था। सन्यासी दुखी होकर बोला, महाराज, आपके राज्य में सभी व्यापारी बेईमान हैं। देखिए, इनके चावलों का रंग काला पड़ गया है। राजा बहुत निराश हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर गुणभद्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बड़े बड़े व्यापारियों के सामने हमारी दुकान के चावलों की क्या कीमत। यही सोचकर मैंने अब तक अपने यहाँ से चावल नहीं भेजे, लेकिन अब हमें भी कुछ चावल दरबार में भेजने चाहिए। शायद हमारे चावल सन्यासी को पसंद आ जाए। सेठ अपने पुत्र की बात मानकर दरबार में पहुंचा। उसने राजा के रसोइया के सामने चावल रख रसोई ने सेठ के दिए हुए चावल पकाए। पकने के बाद उसका रंग काला नहीं पड़ा। यह देखकर सन्यासी और राजा दोनों की आंखों में प्रसन्नता की छाया झलक आई। अब पके हुए चावल राजकुमार को खिलाए गए। शाम तक राजकुमार की तबीयत ठीक हो गई। दूसरे दिन राजा ने सेठ तथा उसके पुत्र गुणभद्र का सार्वजनिक अभिनंदन किया और उसे सत्यव्रती का पद देते हुए 1.25 लाख सोने की मुहरों से पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमानदार लोगों को शुरू में परेशानी झेलनी पड़ती है, किंतु अंत में उसी की विजय होती है। अरे वाह, क्या कहानी थी ना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि वे भी इस मजेदार कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, कहानियों की लहर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का अपडेट सबसे पहले मिले। तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कहानियों की लहर के साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहिए।